फर्स्ट नेबर पीके पेज की ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक कविता है। पीके पेज यानी पैट्रिशिया कैथलीन पेज, जो कि एक ख्यातिलब्ध पेंटर भी थीं, वे ब्रिटेन में पैदा हुई थीं तथा कनाडा में बस गई थीं। तो इस कविता में एक आप्रवासन का दुख है, यानी वो कनाडा जाती हैं और वहाँ के लोग उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। वे उनको एक आदर या बाहरी मानते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। पैट्रिशिया कैथलीन पेज प्रयास करती हैं कि उनके साथ सामंजस्य, अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित किया जाए, लेकिन उनको लगता है कि कोई भविष्यवाणी करना, कोई प्रिडिक्शन करना सहज संभव नहीं होगा। तो इस कविता में जो अप्रवासी लोग हैं, बाहर से आकर के बसे हुए लोग हैं, उनके दुख दर्द को बताया गया है कि अप्रवासन में उसे कैसे लोग सोचते और समझते हैं। यानी जो व्यक्ति भिन्न होता है तो उसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रवृत्ति को इस कविता में समझाया गया है। तो आइए देखते हैं पीके पेज 1916-2010 की कविता फर्स्ट नेबर्स। फर्स्ट नेबर्स पीके पेज 1916-2010। The poet Patricia Kathleen Page, 23 November 1916, 14 January 2010 was best known Canadian poet। यानी पीके पेज यद्यपि ब्रिटेन में पैदा हुई थी, लेकिन वे सुख्यात बेस्ट नोन कैनेडियन पोएट हैं। एंड विजुअल आर्टिस्ट, शी exhibited her work as P.K. Irwin at a number of venues in Canada and abroad। तो उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी पीके इरविन के नाम से की है। By special resolution of the United Nations in 2001, Page's poem Planet Earth was read simultaneously in New York, the Antarctic, and the South Pacific to celebrate the International Year of Dialogue Among Civilizations। Born 23 November 1916, Swansea, डोरसेट, इंग्लैंड। 23 नवंबर 1916 को ये डोरसेट, इंग्लैंड में पीके पेज पैदा हुए थे। डेथ 14 जनवरी 2010, एज्ड 93, ओक बे, ब्रिटिश कोलंबिया। तो फर्स्ट नेबर में ये दिखाया गया है कि आप्रवासन का कैसा दुख होता है। आए पूरी कविता को पढ़ें। फर्स्ट नेबर पीके पेज। द पीपल आई लिव अमंग unforgivingly, the people I live among unforgivingly, previous to me grudging,
the way I breathe their property, the air, speaking at twisted dialect to my differently shaped ears, though I tried to adapt, the girl in a red tattered petticoat who jeered at me for my burned bread, go back where you came from, go back where you came from. पोएट कहती है कि जब वो कनाडा गई तो द पीपल आई लिव एमंग, जिन लोगों के बीच में वो रहती थी वे लोग थोड़ा उससे पहले आए हुए थे। यानी कनाडा में तो मूलतः रेड इंडियंस रहते थे, तो जो वहाँ पर लोग रह रहे थे उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने पहले यूरोप से पीके पेज से थोड़ा पहले वो कुछ शताब्दियों या कुछ सालों पूर्व वे आए हुए थे। तो उनको पीके पेज के जो मैनर्स थे, व्यवहार थे, उन पर आपत्ति थी। द वे आई ब्रेथ देयर प्रॉपर्टी, उनको लगता था कि वो पूरा कनाडा, पूरा जो जहाँ वो रह रही थी वो उनकी प्रॉपर्टी था। और उनको यहाँ तक कि पीके पेज की जो फीचर्स थे या जो स्पीकर है उसके फीचर्स थे, उसके मैनर्स थे, उन सब से उनको दिक्कतें थी। यद्यपि दो आई ट्राई टू अडेप्ट, यद्यपि स्पीकर ने अडेप्ट करने की, अनुकूलित होने का प्रयास किया था। तो ये घटना बताती है कि एक लड़की थी, वो रेड स्कर्ट या रेड कपड़े पहने हुई थी, तो उसने इनकी हंसी उड़ाई और इनसे बोली, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, वहाँ चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। आई टाइटेंड माई लिप्स, न्यू दैट इंग्लैंड was now unreachable, had sunk down into the sea without ever teaching me about vast tubs. स्पीकर कहता है कि स्पीकर जो है वो कहती है कि आई टाइटेंड माई लिप्स, उसने अपनी जो होंठ थे वो कस लिए, यानी वो बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि इंग्लैंड अब क्या है, जाना वहाँ संभव नहीं है। दैट इंग्लैंड वाज नाउ अनरीचेबल, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लैंड उसके लिए तो समुद्र में डूब गया है। बट संक डाउन इनटू द सी, लेकिन उसको ये भी नहीं सिखाया गया कि वास्तव के बारे में भी उसे नहीं सिखाया गया, जबकि वो समुद्र में इंग्लैंड उसके लिए डूब चुका है। यानी अब उसे वापस अपनी जड़ों पर, अपनी देश में जाना संभव नहीं है और इसलिए उसे एडाप्ट करना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। गॉट यूज्ड टू बीइंग अ माइनर इनवैलिड, एक्सपेक्टेड टू मेक inept remarks, futile and spastic gestures. स्पीकर के अनुसार कि उसे इनवैलिड, माइनर, इनेप्ट रिमार्क्स वाला यानी बेवकूफ़ और अच्छे जो टिप्पणियाँ नहीं कर सकता है, कम समझदार, एक जैसे कोई विकलांग हो, स्पैस्टिक जेस्चर्स वाला उसे समझा जाता है। तो गॉट यूज टू बीइंग, इन सब का वो आदि उसे होना है। गॉट यूज टू बीइंग। आस्क्ड द इंडियन अबाउट द स्क्वाड थिंग ऑन अ स्टिक, ड्राइंग बाय द फायर, इज दैट अ टोड? Annoyed, he said, no, no, dear lever, very good.
स्पीकर के अनुसार एक इंडियन जो कुछ ढूंढ रहा था तो उसने बोला क्या टोड है, तो वो अनवाय हो गया, वो थोड़ा सा झुंझला गया और उसने बोला कि ये डियर लीवर है, हिरन का लीवर है और ये बहुत अच्छा होता है। तो इंडियंस, रेड इंडियंस जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ स्पीकर ये बता रही है कि लोग उसके प्रश्नों को या यदि कोई चीज़ वो नहीं समझ पाती है तो उसका उत्तर कितनी झुंझलाहट में देते हैं। फाइनली आई ग्रीव अ चैप्ड ट्रोपोलिन स्किन, आई नेगोशिएटेड द ड्रिजिल of strange meaning set in down to just the latitude, something to be endured but not surprised by. पोएट अंत में कहती है फाइनली आई ग्रीव अ चैप्ड ट्रोपोलाइन स्किल, यानी वो उसने एक जैसे ट्रोपोलाइन है, कोई तंबू है, कोई टेंट है, तो उस तरह उसने अपनी खाल बना ली है, मोटी खाल कर ली है, ये सब वो बर्दाश्त करती है। आई नेगोशिएटेड द ड्रिजिल ऑफ स्ट्रेंज मीनिंग सेट इट डाउन टू जस्ट द लैटिट्यूड, वह उन्हीं के स्तर पर आ करके, यानी स्तर पर आने का मतलब है लैटिट्यूड, उन्हीं के अक्षांशों पर आ करके, अच्छे ढंग से आ करके, और उनको समझाने का, समझने की कोशिश करती है। समथिंग टू बी इंड्योर्ड बट नॉट सरप्राइज्ड बाई, और वो चीज़ों को इंड्योर करती है, सहन करती है, और उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है, इन घटनाओं से उसे आश्चर्य नहीं होता है। जब समथिंग टू बी इंडोर्ड बट नॉट सरप्राइज्ड बाई, तो ये पीके पेज की फर्स्ट इंडियंस पोयम है, और हम इसमें आप्रवासन के जो दुख हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं कि आप्रवासन में क्या दिक्कत होती है। इनएक्यूरेट द फॉरेस्ट कैन स्टिल क्रिक मी वन आफ्टरनून while I was drawing birds, a malignant face flickered over my shoulder, the branches quivered. Inaccurate, the forest can still crick me. One afternoon while I was drawing, पीके पेज एक प्रसिद्ध पेंटर भी हैं, तो एक दोपहरी के बाद जब वो चित्र बना रही थी, बर्ड्स, चिड़िया का चित्र बना रही थी, ए मैलिग्नेंट फेस फ्लिकर्ड ओवर माई शोल्डर, तो उनको ये लगता है कि कोई फेस उनके कंधों के ऊपर, फ्लिकर्ड ओवर माई शोल्डर, कंधों के ऊपर एक वो झिलमिलाया। द ब्रांचेज क्यूवर्ड, शाखाएं जंगल की कांपी। द ब्रांचेज क्यूवर्ड, जंगल की शाखाएं कांपी, यानी कि एक उनका विजन हुआ कि एक परेशान करने वाला सा उनको विजन हुआ, उनको लगा। और उनको जो फॉरेस्ट है, अभी फॉरेस्ट यहाँ पर जो मनोचेतना है, जो मन में थिंकिंग है, जो सोचना है, जो अवसाद है, वह उन्हें परेशान करता है। और बर्ड्स जो है एक उन्मुक्तता, स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो कि उनकी चाहत है। तो द ब्रांचेज क्यूवर्ड, उनके मन का जो फॉरेस्ट है वो कांप रहा था। रिजॉल्व टू बी बोथ टेंटेटिव एंड हार्ड टू startle, though clumsiness and fright are inevitable in this area where my damaged
knowing of the language means prediction is forever impossible. Prediction is forever impossible. पोएट कहती है कि उसने सोच लिया है कि अब उसे एक्सपेरिमेंटल, टेंटेटिव और चकित या सरप्राइज या व्यवहार पर आश्चर्यचकित न होने वाला बनना है। यानी वो प्रयोग भी करेगी और वो उनके व्यवहार से उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दो क्लमसीनेस एंड फ्राइट आर इनएविटेबल। अब ये जो एक परेशान होने वाली डरने की जो भावना है वो तो अपरिहार्य है। इन दिस एरिया वेयर माई डैमेज्ड नोइंग ऑफ द लैंग्वेज मीन्स, वो कहती है कि इस जगह पर जहाँ पर मैं अप्रवासित हूँ, रह रही हूँ, तो यहाँ जैसा लोग बोलते हैं, प्रिडिक्शन इज फॉर एवर इम्पॉसिबल। तो कोई बात प्रिडिक्ट की जाए, कोई भविष्यवाणी की जाए, वो हमेशा असंभव है। द पोम। इन द पोम द स्पीकर puts down the cultural encounters she was forced to face and compelled to adapt. She says that she has become a trivial being in the views of her neighbors in Canada. She says that finally she has become hardened like a chapped tarpaulin. She brought herself to the level to get connected with them. The poet is exploring mindscape through landscape. She says that nothing is steady, everything inaccurate. Here the frost is compared to the inner mind. Finally, the poet says that prediction is forever impossible. We cannot predict anything. Thus she concludes her poem. Thank you.